जो है वो जी बचे। क्वेश्चनिंग में स्टार्ट करने लगा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चनिंग के लिए सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना पता लगे कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ। जी, क्वेश्चन है ये, चलें छोड़ें, आपका टेस्ट बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन करूंगा। क्या क्वेश्चन लिमिटेड है और आप लोगों को जो बच्चे हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2-3 बच्चे ही आंसर करते रहें, तो टेस्ट बनाएंगे, उसी में टेस्ट करेंगे ताकि सबका ही टेस्ट हो जाए। सो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम अपना। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक्चुअली कौन सा है, वो बकिया जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनको हमने अब स्टडी करना है। याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में जो अब हम पढ़ने लगे हैं उसमें 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट हैं, उसके बाद वर्टिब्रेट का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमने पढ़ना होगा ह्यूमन। और ह्यूमन में जो है वो इस तरह से हमारे पास आगे यूरिनरी सिस्टम वगैरह सारे मौजूद होंगे, तो वो हम देखेंगे। अभी चलते हैं वापस अर्थवॉर्म। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, और वो क्या है कि आपने जो पहले प्लेनेरिया में जो आपने पढ़ा था, आपका जो इस ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो था प्रोटोनेफ्रीडियम। और प्रोटो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि प्रोटो मीन्स ओल्ड एंड नेफ्रीडियम मीन्स किडनी। अब जो आगे आप पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इसमें जो सिस्टम है दैट इज मेटानेफ्रीडियम। और मेटा जो होता है, मेटा का जो मतलब होता है दैट इज एडवांस। मेटा मीन्स एडवांस, चेंज्ड या एडवांस कहा जाता है। मेटा एक्चुअली जो है वो चेंज्ड को कहते हैं, चेंज्ड, फर्क जिसमें चेंज आ गया हो। लेकिन मेटा को समटाइम एडवांस के मीनिंग में भी यूज करते हैं, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि नेफ्रा का जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किडनी के लिए। तो ये एडवांस किडनी किस लिहाज से है कि एनिमल किंगडम में ये एक एडवांस किडनी है, बिकॉज इट इज वे बेटर देन द प्रीवियस वन, यानी प्रोटोनेफ्रीडियम से बहुत बेटर किडनी जो है वो मेटानेफ्रीडियम है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात अपने ज़हनों में रखें, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो है हमारे जनाब अर्थवॉर्म साहब, इसका ताल्लुक किस फाइलम से है? जी, इसका ताल्लुक किस फाइलम से है? कोशिश करें। एनिलिड। जी बिल्कुल, ये किसने आंसर किया, कौन बोला? नाम तो बता दें। आंसर ठीक है आपका, इसे नाम बता दें। से है। अच्छा सर, ठीक है। सो ये फाइलम एनिलिडे से इसका जो है वो ताल्लुक है। और जो एनिलिड्स हैं उनकी बॉडी का जो बहुत स्पेशल फीचर होता है वो होता है इनकी बॉडी सेगमेंटेशन, यानी इनकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। जस्ट लाइक ये एक फिंगर है, जो एक फिंगर है उसके एक हिस्सा ये है, फिर दरमियान में एक पोर है, फिर एक हिस्सा है, फिर एक पोर है, फिर एक हिस्सा है। तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये सेगमेंट बने हुए हैं, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट, एक ये सेगमेंट। तो एनिलिड फाइलम एनिलिडा वो फाइलम है कि जिसके ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। और ये देखिए अब आपके सामने ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ये वाला नहीं, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो राइट साइड पे आपको शो हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अर्थवॉर्म या फाइलम एनिलिडा का सबसे ज्यादा स्टडीड ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थवॉर्म है, ये वाला ऑर्गेनिज्म। और इसकी बॉडी में आपको क्या नजर आ रहा है, आप देखिए इसकी बॉडी में आपको ये देखिए ये सेगमेंट डिफरेंट जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल रिंग रिंग बने हुए हैं, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग। और इन रिंग्स के दरमियान में एक और चीज क्या है कि हर 2 रिंग्स के दरमियान में ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा एक रिंग ये वाला है, एक रिंग ये वाला है, ठीक है। इन दोनों रिंग्स के दरमियान में एक वॉल मौजूद है। तो याद रखिए कि ये दोनों रिंग्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक ही घर के 2 कमरे होते हैं जिनके दरमियान में एक दीवार है। लेकिन इस ये दीवार कंप्लीटली बंद नहीं होती, बल्कि इस दीवार में कुछ
पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे ब्लड वेसल ने गुजरना है या इस तरह से, जैसे दरमियान में आपको ये देखें इंटेस्टाइन गुजरती हुई नजर आ रही है, ये इंटेस्टाइन मेंशन हुई है ना, ये देखें ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन गुजरती हुई नजर आ रही है, ये भी गुजर रही है इंटेस्टाइन और ये भी इंटेस्टाइन गुजर रही है। जस्ट लाइक दैट डॉर्सल वेसल, ये अपर वेसल ये वाली है, ठीक है, इसको मैं अगर प्रॉपर तरीके से मार्क कर दूं, ये इंटेस्टाइन लिखा हुआ है और ये इंटेस्टाइन मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से ये डॉर्सल वेसल लिखा हुआ है और ये डॉर्सल वेसल मौजूद है। तो ये दीवार कंप्लीटली, ये जो स्ट्रेटम है, इसको स्ट्रेटम कहते हैं इस वॉल को, ये कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होती, ठीक है। अब इसमें जो चीज देखने वाली है वो ये है कि जैसे आप इसमें ये वेंट्रल वेसल भी देख रहे हैं, नर्व कॉर्ड भी देख रहे हैं, इसी तरीके से ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, मेटानेफ्रीडियम। ये वही मेटानेफ्रीडियम है जो अभी हम ये पढ़ के आ रहे हैं, ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है वो इन्होंने स्मॉल में यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अब देखिएगा, ये मेटानेफ्रीडियम जो है ये अपने सेगमेंट में भी है और दूसरे वाले से भी जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है इसको जरा गौर से देखें। पहले हम इसको यहां से पढ़ लेते हैं अपनी बुक से, उसके बाद हम वापस इस डायग्राम पे आएंगे, क्योंकि ये डायग्राम भी बड़ी मजे की बनी हुई है, इसको जरा तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे जो चीज जहन में रखने वाली है वो ये है कि ये जो मेटानेफ्रीडियम होता है ना, इस मेटानेफ्रीडियम का ग्लोमेरुलस वाला फंक्शन ये नेफ्रीडियोस्टोम करता है। मैं इसको मार्क करता हूं, ये देखिए, ये आपको नेफ्रीडियोस्टोम नजर आ रहा है, माउस पे देखिएगा, माउस जहां पर है, ये जो नेफ्रीडियोस्टोम है इसका बिल्कुल वही काम है जो हमारी बॉडी में ग्लोमेरुलस का है। जी, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है? इतनी देर बाद आंसर करते हैं। ग्लोमेरुलस का फंक्शन होता है कि उसने आने वाले ब्लड को फिल्टर करना होता है, ठीक है। अब ये जो आपको नेफ्रीडियोस्टोम नजर आ रहा है, नेफ्रीडियोस्टोम ये वाला, ये ब्लड को तो फिल्टर नहीं करता, लेकिन इस एक सेगमेंट के अंदर, ये देखें, ये एक सेगमेंट की स्ट्रेटम है, ये उसी सेगमेंट की दूसरी स्ट्रेटम, ठीक है। तो इस एक स्ट्रेटम के अंदर की साइड पर क्या मौजूद है, ऑर्गन्स भी मौजूद हैं और ईसीएफ भी मौजूद है, यानी उसको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी मौजूद है। याद रखिए, ये जो नेफ्रीडियोस्टोम होता है ये यहाँ से किसको फिल्टर करता है, ये नेफ्रीडियोस्टोम यहाँ से फिल्टर करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्टर होके आता है इन ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स का मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो वो जरा मुझे बताइए कि मैंने क्या बताया था। ट्यूब्यूल्स का रूल बताया था मैंने। माशाल्लाह, मुझे नहीं लग रहा कि 2 दिन 3 दिन पहले लेक्चर हुए हैं उनको देखा गया है। खास तौर पर रिकॉर्डिंग अगर आपने देखी है तो आपको याद होना चाहिए। ट्यूब्यूल का फंक्शन बुक में नहीं लिखा हुआ। चलें, अभी मजीद आगे चलते हैं, बाद में पूछेंगे मजीद सवाल। सो देखिए, ट्यूब्यूल का हमेशा क्या फंक्शन होता है, मैं अब आपको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। हमने लिखा था ट्यूब्यूल हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स that work in filtration and reabsorption of material। याद रखिए, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये जो यहाँ से कहाँ जा रही है, ये जो ट्यूब्यूल जा रही है ये वाली, नेफ्रीडियोस्टोम से आगे ये जो ट्यूब्यूल जा रही है, इस ट्यूब्यूल के अंदर स्पेशल सेल्स हैं जिनका काम है वेस्ट मटेरियल को ट्यूब के अंदर रखना, और जो यूजफुल मटेरियल हैं उनको वापस किसके हवाले कर देना, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हवाले कर देना या फिर ब्लड कैपिलरीज के हवाले कर देना। अब ये देखें, यहां से इस जगह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्टर होके एंटर होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहां से फिल्टर होके एंटर होता है और एंटर होने के बाद ये यहां से गुजर रहा है और इन ट्यूब्यूल्स में चढ़ जाएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं,
इन ट्यूब्यूल्स में जो फिल्टर्ड फ्लूइड है वो इन ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। अब इन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ क्या चल रहा है? कैपिलरी नेटवर्क। जी बेटा जल्दी से बताइएगा कि इन ट्यूब्यूल्स के साथ कैपिलरी नेटवर्क के होने का क्या फायदा है, और ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। एब्जॉर्प्शन होती है। जी, ट्यूब्यूल्स में जो भी यूजफुल मटेरियल होगा वो किसको दे दिया जाएगा? वो कैपिलरी नेटवर्क को दे दिया जाएगा, विच मीन्स कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, अब आप यहाँ पर इसका और प्लेनेरिया का फर्क देखें। प्लेनेरिया में ब्लड नहीं था, और प्लेनेरिया में जो ट्यूब्यूल थी उसके गिर्द कैपिलरी नेटवर्क नहीं था। इसका मतलब है जो रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो थोड़ी होनी थी, और वो सारी कहाँ होनी थी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब्यूल है उससे जो मटेरियल है वो ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से वो वापस पूरी बॉडी में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक यूनिक फीचर आ गया, स्पेशल फीचर आ गया, और वो कौन सा फीचर है? वो है रीअब्जॉर्प्शन। इन ऑर्गेनिजम्स में, यानी ये जो अर्थवॉर्म है या प्लेनेरिया है, इन ऑर्गेनिजम्स में जो स्पेशल फीचर है जो पिछलों में नहीं था, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। अगर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, रीअब्जॉर्प्शन इज द स्पेशल एंड डिफरेंट फीचर ऑफ earthworm that distinguishes the मेटानेफ्रीडियम फ्रॉम प्रोटोनेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम से प्रोटोनेफ्रीडियम को डिफ्रेंशिएट करने वाली और भी चीजें हैं, जैसे नेफ्रीडियोस्टोम उसमें नहीं था प्लेनेरिया में, ठीक है, वो तो हैं, लेकिन फंक्शन के एतबार से, मैं स्ट्रक्चर के एतबार से फिलहाल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन के एतबार से। और अगर आप फंक्शन के एतबार से बात करते हैं तो फंक्शन के एतबार से रीअब्जॉर्प्शन वो फीचर है जो प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम में बहुत वाज़ेह फर्क है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आगे क्या होगा। ये सारा का सारा मटेरियल होता 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 आखिरकार इधर पहुंचेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या टाइटल दिया हुआ है? ब्लैडर। अब सारा कुछ बिल्कुल इसी तरह जैसे ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में क्या हुआ? ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुई, ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन हुई, और यूरिन यूरेटर से होके कहाँ चला गया? ब्लैडर में चला गया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी यूरिन ब्लैडर में आ रहा है, और ब्लैडर से होता हुआ ये बाहर की तरफ मूव करवा दिया जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सारा जो है वो यहाँ, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकलवा दिया जाएगा। तो नेफ्रीडियोपोर वो वाला जो है वो चीज है जिसके जरिए इसको बाहर निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पर एक और चीज पे गौर करें, बड़ी अजीब सी चीज है, और वो क्या है कि नेफ्रीडियोस्टोम अपने सेगमेंट में नहीं है। जिस सेगमेंट में पूरा मेटानेफ्रीडियम है, नेफ्रीडियोस्टोम उस सेगमेंट से बाहर है। ये देखें, ये सेगमेंट की वॉल है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है नेफ्रीडियोस्टोम इसके अंदर नहीं है। इसका क्या मतलब है? किसी भी सेगमेंट का नेफ्रीडियोस्टोम अपने सेगमेंट को फिल्टर नहीं करता, बल्कि वो अपने से साथ वाले सेगमेंट को फिल्टर करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाला, इस वाले मेटानेफ्रीडियम का जो हमारे सामने है, इसकी बात कर रहा हूं, अगर इस वाले मेटानेफ्रीडियम को इसका अपना नेफ्रीडियोस्टोम फिल्टर नहीं कर रहा, तो फिर इस सेगमेंट को कौन फिल्टर कर रहा है? जी, इस सेगमेंट का बेचारे का क्या कसूर है? इसको कौन फिल्टर करेगा? ट्यूब्यूल्स। सॉरी, ट्यूब्यूल्स। नहीं, ट्यूब्यूल्स नहीं। और कोई? बेटा ये क्या मौजूद है? ये क्या है? ये नेफ्रीडियोस्टोम है। ये कौन सा मेटानेफ्रीडियम का नेफ्रीडियोस्टोम है? इसका नेफ्रीडियोस्टोम
ये है, तो ये किसका नेफ्रिडियोस्टोम होगा? ये अपने से अगले वाले का नेफ्रिडियोस्टोम होगा। यानी ये वाला जो नेफ्रिडियोस्टोम है ये अगले सेगमेंट में मौजूद मेटानेफ्रीडियम के पास जाएगा। ये वाला जो मेटानेफ्रीडियम है इसका नेफ्रिडियोस्टोम अपने से अगले सेगमेंट में है। ये वाला जो मेटानेफ्रीडियम है इसका नेफ्रिडियोस्टोम इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीछे वाला है वो अपने से आगे वाले को फिल्टर करेगा, अपने आप को फिल्टर नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये बात। तो सवाल एक और पैदा होता है, जो पहला सेगमेंट होगा उसको कौन फिल्टर करेगा? ये एक आखिरी बात है इस वाले आर्टिकल की। लास्ट वाला। नो, ये ऐसे रिंग की फॉर्म में तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना। ये इसको करे और उसके बाद फिर ये चक्कर तो नहीं चल रहा है इसमें। देखें, याद रखें, अब जरा गौर से सुने। अगर ये अर्थ फॉर्म है, मैं बल्कि जो है वो यहाँ पर इसकी डायग्राम निकालता हूँ। देखें, अब आइए उस बात के ऊपर, मैंने आपको कहा था हम इस डायग्राम की तरफ वापस आएंगे। एक मेटानेफ्रीडियम इसने शो कर दिया, ये वाला एक मेटानेफ्रीडियम का नेफ्रोस्टोम आपको ये शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडियम हैं, एक का रुख उधर है, एक का रुख इधर है। यानी हर सेगमेंट के अंदर दो मेटानेफ्रीडियम मौजूद हैं। एक अपने से इस तरफ वाले को फिल्टर करेगा और दूसरा अपने से इस तरफ वाले को फिल्टर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये वाला जो मेटानेफ्रीडियम है ये इस वाले को फिल्टर कर रहा है, ये वाला जो मेटानेफ्रीडियम है ये अपने से इधर वाले को फिल्टर कर रहा है। जो इधर वाले सेगमेंट में होगा, जो फर्ज करें कि एक सेगमेंट यहां भी बना लेते हैं, एक सेगमेंट ये हम अपना बनाते हैं, ये वाला, ये हमारा एक सेगमेंट है। ठीक है, अब ये वैसे बहुत ही रफ हो गई डायग्राम। जो इस तरफ सेगमेंट होगा ना, फर्ज करें एक सेगमेंट ये है, जो इसके पास मेटानेफ्रीडियम होगा वो अपने से वो यहां वाले को फिल्टर कर रहा होगा। तो याद रखिए ये ऐसे होता है, एक मेटानेफ्रीडियम एक सेगमेंट में ऐसे है तो दूसरा मेटानेफ्रीडियम दूसरे सेगमेंट में ऐसे है। और फॉर एग्जांपल ये नेफ्रिडियोस्टोम है, एक नेफ्रिडियोस्टोम का रुख इधर होगा, एक नेफ्रिडियोस्टोम का रुख इधर होगा, और ये एक ही सेगमेंट में ऐसे अरेंज होंगे। मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडियम होने का क्या मतलब है कि एक मेटानेफ्रीडियम का नेफ्रिडियोस्टोम अपने से पीछे वाले को फिल्टर करेगा, उसी सेगमेंट में मौजूद दूसरा मेटानेफ्रीडियम अपने से पहले वाले को फिल्टर करेगा। तो अब आइए डायग्राम के ऊपर वापस चलते हैं इसको मजीद तरीके से समझने के लिए। अब यहां पर देखिएगा, ये वाला जो नेफ्रिडियोस्टोम है ये इसको फिल्टर कर रहा है, इसका रुख है ऐसे। इससे पीछे जो होगा वो इस वाले को फिल्टर कर रहा होगा, इसकी फिल्ट्रेशन यहां हो रही है और यहां से फिल्ट्रेशन यहां पर हो रही है। ठीक है, अब इसकी फिल्ट्रेशन ये यहां से इसको अपना फ्लूइड दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एक ही सेगमेंट में दो दो होने का क्या मकसद है? एक ही सेगमेंट में दो दो मेटानेफ्रीडियम होने का मकसद एक्सट्रीमली एक्सीलेंट फिल्ट्रेशन, कि ये अपने आप को वेस्ट मटेरियल से एक्सट्रीमली क्लियर करता है। अब आइए एक और बुक के ऊपर, ये देखिएगा, ये देखें, ये बहुत एक्सीलेंट और क्लियर डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये एक मेटानेफ्रीडियम, इसका नेफ्रिडियोस्टोम ये खुल रहा है सेगमेंट नंबर 1 में। सेगमेंट नंबर 2 की फिल्ट्रेशन, सेगमेंट नंबर 2 किसकी फिल्ट्रेशन कर रहा है? 1 की। लिहाजा 1 का फ्लूइड फिल्टर होके 2 में जा रहा है, 2 का फ्लूइड फिल्टर होके 3 में जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, एक ये और ये। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने एक एक शो किए हुए हैं, इसके पीछे दूसरा भी मौजूद है, इनमें से हर एक के पीछे दूसरा भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि आपको अच्छे तरीके से पता लग रहा है
कि ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को फिल्टर कर रहे हैं और रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये सारा नेटवर्क इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये अच्छे तरीके से रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे और रीअब्जॉर्प्शन कर लेने के बाद ये फिर जो यूजफुल मटेरियल होगा उसको रीअब्जॉर्ब करके बाकियों को कहाँ भेज देंगे, ये ब्लैडर है, यहाँ से सारा फ्लूइड जो है वो बाहर चला जाएगा, जो भी एक्सक्लूसिव मटेरियल होगा। जी क्लियर, समझ आई? ये कोई नहीं आई? कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, काफी देर खामोशी हो गई, एक मिनट ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जनाब बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस चैप्टर का, एंड दैट इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। पिछला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं मैंने, लेकिन ये आर्टिकल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। बच्चे ये जो आर्टिकल है इसको हम बजाय इस बुक से समझने के एक और बुक से समझते हैं, यानी दूसरी बुक ऑब्वियसली कैम्पबेल बायोलॉजी। ये देखिए, अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी तरह के होते हैं? 14th चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, और ये आपका जो है वो दूसरा या तीसरा पेज। जी बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी तरह के होते हैं? टू टाइप्स जी, कौन कौन से? ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जी, वेल डन। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला जवाब देना है आप लोगों ने, और अगला सवाल ये है कि जो कॉकरोच, जी बेटा कुछ कह रहे हैं? कॉकरोच होता है उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन क्लोज? या अल्लाह, जैसे वेट करना पड़ेगा बेटा। टू टाइप्स के होते हैं। नहीं वो तो ठीक है, कॉकरोच में कौन सा होता है? ओपन और क्लोज दो बता दिए ना आप लोगों ने। कॉकरोच में कौन सा होता है, ओपन या क्लोज? ओपन होता है? हैं? नहीं, क्लोज होता है। पक्की बात है? हाँ जी, क्लोज होता है। क्लोज होता है, देख लें। जी कोई और? ओपन होता है। चले ठीक है, ओपन होता है, सही है। उनका आंसर भी ठीक था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। जी बेटा कुछ कह रही हैं आप? चले, अच्छा जी। सो अब हम बात करते हैं, अगर इसका, अच्छा उसके बाद एक और चीज, बच्चे जरा जल्दी से आंसर कीजिएगा। कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कोई बताएगा? उसका कलर क्या होता है कॉकरोच के ब्लड का? ये भी आपके उसमें मौजूद है फर्स्ट ईयर की बुक में। वाइट। यस, कॉकरोच के ब्लड का कलर वाइट होता है। यहाँ पर जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जो है वो ये लेक्चर इस पॉइंट के लिए दोबारा लाजमी सुनिएगा। पहले मैं यहाँ पर आर्टिकल का नाम लिख देता हूँ, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। याद रखिएगा कि जो कॉकरोच का ब्लड है इसको आप कहते हैं हीमोलिम्फ। इट डज नॉट कैरी ऑक्सीजन, इसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। जी, इसके ब्लड में ऑक्सीजन
नहीं हो, इसका ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, और जो प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन कैरी करनी होती है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोलिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ एक हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जस्ट एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट कैरीज द फूड एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो सिर्फ फूड और वेस्ट को पूरी बॉडी में मूव करता है। हीमोलिम्फ, हीमोग्लोबिन जो है वो जब तक नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म में, दो तरह के ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होता है हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में होता है, एक होता है हीमोसियानिन। हीमोसियानिन होता है आमतौर पर ये जो फाइलम मोलस्का है उसमें जो ऑर्गेनिज्म सेफलोपोड्स हैं, फाइलम मोलस्का सेफलोपोड्स, उनमें जो है वो हीमोसियानिन होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है, वो भी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो ये और हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है, इसका ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता। इसका मतलब है हीमोलिम्फ जो है वो, और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि ब्लड बाथेस द टिश्यूज, सॉरी इसको ब्लड नहीं लिखना चाहिए, एक मिनट, डायरेक्टली ब्लड जो है वो, या इसको आप क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड बाथेस द टिश्यूज डायरेक्टली, ये वेसल्स में नहीं होता, याद रखें, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड वेसल्स के अंदर होगा वो डायरेक्ट बाथिंग नहीं कर सकेगा। हमारा ब्लड ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होता, बाहर बाहर से ऑक्सीजन देकर वापस आ जाता है। आवर ब्लड डज नॉट बाथेस द ब्रेन। हमारे ब्रेन सेल्स किस फ्लूइड में बाथ होते हैं, बाथ जो होते हैं, सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा हर सेल किस फ्लूइड में बाथ जो होता है, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारा पूरा, मैं अच्छा थोड़ा सा गलत कह गया, हमारा हर सेल किस फ्लूइड में बाथ जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। ब्लड किसी भी सेल तक सिवाय ब्लड सेल्स के, हमारा ब्लड किसी भी सेल को डायरेक्टली बाथ नहीं करता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो टिश्यूज को डायरेक्टली बाथ कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है, अब आइए, ये सारे मैंने तमहीद क्यों बांधी है बेटा, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर ये कॉकरोच की बॉडी है, ये इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, और ये वाला हिस्सा जो है इन्होंने आप लोगों को एनलार्ज करके दिखाया है, तो इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है जी, कोई बताएगा ये क्या घूम रहा है यहाँ पे? क्या घूम रहा है इसकी बॉडी में? यस, इसके बॉडी में, इसकी गट के गिर्द आजादाना तौर पर कौन घूम रहा है, हीमोलिम्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि हीमोलिम्फ इन खास स्ट्रक्चर तक जब आएगा जिनको क्या मार्क किया हुआ है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल। वंस अगेन क्या वर्ड यूज हुआ है, ट्यूब्यूल, यानी ये खास वो वर्ड है जिसकी लाइनिंग खास किस्म के सेल्स से हुई हुई होती है। तो जो भी सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी होंगी वो इसके खास तरह के सेल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके वो सारा का सारा मटेरियल कहाँ पहुंच जाएगा जी बेटा, ये क्या है, रेक्टम, दिस इज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे जो भी फ्लूइड होगा वो हीमोलिम्फ से वेस्ट मटेरियल देगा, हीमोलिम्फ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को वेस्ट मटेरियल देगा, और ये सारा का सारा यहाँ से फ्लो होता हुआ रेक्टम से, बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, याद रखिए। अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम बुक से देखनी है तो वो मर्जी है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, इस रिकॉर्डेड लेक्चर में ये जो डायग्राम है जिससे मैंने आपको खास तौर पर ये वाला हिस्सा, ये इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं आपको कि ये वो फाइलम है जिसके हर ऑर्गेनिज्म का, गौर से सुने,
ये वो फाइलम है जिसके हर ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जी बेटा जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में कनेक्टेड होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस तरह का एक आंसर भी दिया, और किसके जवाब का आंसर दिया? लैला के जवाब का। लैला ने मुझसे पूछा था, प्लेनेरिया का आर्टिकल में एक क्वेश्चन पूछा था। जी बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारी बॉडी में कनेक्टेड है या नहीं? नो सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के का डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या फर्क है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स बताएं, ऑर्गन बताएं। या अल्लाह, हाँ जी, जब तक हमारी बॉडी के मुताबिक, या फिर आप ओवरऑल एनिमल किंगडम की बात कर लें, जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी नेफ्रॉन जैसी ट्यूब्यूल नहीं होगी, वो सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कहलाएगा। चाहे आप उसको नेफ्रॉन का नाम दें या ना दें, जब तक नेफ्रॉन जैसी ट्यूब्यूल नहीं होगी, जैसे अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इनका फंक्शन तो नेफ्रॉन वाला ही है, फिल्ट्रेशन करना, ठीक है। जब तक नेफ्रॉन जैसी ट्यूब्यूल किसी सिस्टम में नहीं होती, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कहलाता एनिमल किंगडम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर, और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसीलिए अक्सर बच्चे जो चीज कंफ्यूज करते हैं, गौर से सुने, हमारे बच्चे एक्सक्रीशन और डेफिकेशन इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। एक्सक्रीशन वो चीज है जो नेफ्रॉन से होकर आ रही हो, और डेफिकेशन अनडाइजेस्टेड मटेरियल का रिलीज है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल का रिलीज डेफिकेशन कहलाता है, नेफ्रॉन से गुजरकर फिल्टर होने वाला फ्लूइड एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। अब आइए इस बात के ऊपर, ये वो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिस फाइलम का एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी वेस्ट डायरेक्ट किसको दे रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटेस्टाइन को, और वहां से इंटेस्टाइन जो है वो वेस्ट को लेकर बाहर को रिलीज कर रही है। जी बच्चे, अल्लाह, अच्छा जी, तो वापस जहर आ गई है भाई। जी बेटा, कोई क्वेश्चन, प्रॉब्लम? सजेशन, कोई इशू? सर ये लास्ट बात बताइए आपने, जिसमें आपने बताया कि वो किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम देता है एक्सक्रीटरी देखिए, सिस्टम को, वो सारा जो अभी हमने डायग्राम बनाई ना, एक मिनट, मैं बोर्ड पे बना दूं? चलें, डायग्राम ओपन कर लो। तो मैंने असली बुक बंद कर दी, ठहरिएगा। आखिरी मिनट है हमारे पास, शायद 1 मिनट 44 सेकेंड। जी ये देखें, ये जो कॉकरोच का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये वाला। 1 मिनट में जरा इसको अपना, ये जो जितना फ्लो है ना, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से सारी चीजें आ रही हैं। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फीसिस होती हैं,
और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ इसका स्टमक था, इसके बाद इसकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, इंटेस्टाइन स्टार्ट होने के बाद अब जो है वो आ गई ये रेक्टम से बाहर जाएगा। तो क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को दे रहा है, लिहाजा ऐसे सिस्टम में हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। जी क्लियर है? जी सर। मैंने एक बात और बतानी है बट टाइम खत्म हो गया, वो मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ओके, अल्लाह।